नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक बड़ी खबर अपडेट कर रहा हूं। लालू यादव अपने फुल फॉर्म में हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हो रहे हैं और 2024 चुनाव को लेकर उन्होंने एक बड़ी बात कही है। लालू यादव में वो सलाहियत है जो इस देश के तमाम बड़े नेताओं को, विपक्षी नेताओं को एकजुट कर सकते हैं, चाहे वो ममता हो, शरद पवार हो, चाहे वो नवीन पटनायक हो, इन तमाम नेताओं को, जगन मोहन रेड्डी हो। लालू यादव ने कहा है कि 2024 के चुनाव में गठबंधन को, विपक्षियों को लगभग 300 सीटें आने जा रही है। उन्होंने एक पार्टी विशेष को लेकर नहीं कहा। इसका मतलब है कि सब कुछ तय हो चुका है, फॉर्मूला वही है, 1 to 1 फाइट। अब सोचिए, बीजेपी ने उड़ीसा में उनका परफॉर्मेंस नहीं है, मध्य प्रदेश में भी उन्होंने अच्छा 100% किया था, हरियाणा में भी 100% किया था, छत्तीसगढ़ में भी 100% किया था, राजस्थान में भी 100% किया था, महाराष्ट्र में भी 100% था, बिहार में भी 100% था, यूपी में लगभग उनके 65 सीटें थी। 5 समाजवादी पार्टी के थे, 10 बीएसपी के पास थे। तो तमाम राज्यों में उनको वो दोहराना पड़ेगा। कर्नाटक में उन्होंने 100% किया था। गेन कहीं होता हुआ बीजेपी को नहीं दिख रहा, इसलिए उनको कुनबा बढ़ाना पड़ेगा। दिल्ली में 100% किया था। अच्छा, कल्पना कीजिए, दिल्ली में 7 सीटें अगर 3 हार जाती है बीजेपी तो। हरियाणा में 100% किया था, हिमाचल में 100% किया था। तो ये वो तमाम राज्य है जहां बीजेपी ने 100% स्कोर किया था पिछली बार। और अगर इसमें सेन लगती अखिलेश यादव, मैं फिर कह रहा हूं, लालू यादव और नीतीश कुमार का कॉम्बिनेशन जो है वो अपने आप में बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, माफ कीजिएगा, बिहार, झारखंड और यूपी में डेंट लगाने के लिए 50 से 60 सीटों के लिए काफी है। पूरा जो कुर्मी बेल्ट का इलाका है वहां नुकसान होगा। यादव उन लोगों के साथ ऑलरेडी हैं, ओबीसी की जातियां एक हो रही है, दलित और मुसलमान एक हो रहे हैं, चंद्रशेखर बड़ा फैक्टर है। तो लालू यादव लवरेज एकदम भरोसे से एकदम गदगद हैं। और उन्होंने तो आज प्रधानमंत्री के निजी रिश्तों को लेकर भी सवाल उठाया। बाद में उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी के लिए जगह नहीं बचेगी। सवाल है, कांग्रेस को इस बात को लेकर समझना पड़ेगा। और 3 राज्यों के चुनाव है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। आज सचिन पायलट का मसला भी सुलझा लिया। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से शरद पवार को लेकर बीजेपी ने किया है, अब तक सोचिए, प्रधानमंत्री और नड्डा ने बधाई नहीं दी, अमित शाह ने बधाई नहीं दी है। इसका मतलब है महाराष्ट्र में जो शरद पवार को लेकर एक सिंपैथी उत्पन्न हो रहा है, जिस तरह से उम्र के इस दौर में उनके साथ जिस तरह से बदसलूकी हुई है, लोगों को लगता है कि ये ठीक नहीं है और उनके समर्थक एकजुट हो सकते हैं, शरद पवार वापसी कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। वहीं उसके पास प्रकाश अंबेडकर के वजह से शेड्यूल कास्ट वोट जाएगा, कांग्रेस की वजह से मुस्लिम वोट भी जाएगा और उद्धव ठाकरे का की कुछ वोट जाएगा। कांग्रेस, एनसीपी और प्रकाश अंबेडकर, इन सब तमाम लोग अगर मिल रहे हैं तो एक बड़ा मैसेज तो जाता हुआ दिख रहा है। वही मैं फिर कह रहा हूं कि ये बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा सवाल है बैकवर्ड को लेकर, ओबीसी को लेकर। कल जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ, सोचिए, अगर बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं होती तो कल एक आदिवासी के साथ जिस तरह से हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री को जिस तरह से निषेध किया गया, इसका मतलब है कि बीजेपी खतरे में है। उसको लग रहा है, ट्राइबल को लेकर इतनी जागरूकता है बीजेपी में कि वो कोई गलती नहीं करना चाहती है। और लगभग 12 महीने के लगभग बचे हैं चुनाव में, 9 महीने करीब चुनाव में बचे हैं। तो ये बात तो तय है कि वो कोई बड़ा इस तरह की गलती नहीं करना चाहती है। नहीं तो इस मामूली मामले को लेकर एक मुख्यमंत्री को इस तरह से इनिशिएटिव नहीं लेना होता और किसी ब्राह्मण समाज के आरोपी के घर पर बुलडोजर चल जाए। यूपी में बड़ा मामला फंस रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और अगर बीएसपी गठबंधन में नहीं आती है, कांग्रेस में नहीं आती है, तो भी चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव, ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली होने जा रहा है। ये भी अपने आप में डेडली कॉम्बिनेशन है। तो लालू यादव जो है उन्होंने तय कर लिया है, तेजस्वी यादव का चार्जशीट में नाम आया है, उसके बाद से उन्होंने तय कर लिया है कि आर पार की लड़ाई है और बीजेपी को अपना प्रदर्शन दोहराना पड़ेगा 100%। क्या लगता है आप लोग को? आप लोग बताइए, हरियाणा में 100% बीजेपी कर लेगी, दिल्ली में कर लेगी। दिल्ली में तभी कर सकती है जब आम आदमी पार्टी कांग्रेस में गठबंधन हो, तो एक संभावना बनती है। हरियाणा में सीधे सीधे मुकाबला है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का, वहां वो नहीं कर पाएगी। कर्नाटक में नहीं कर पाएगी, बिहार में नहीं कर पाएगी, पश्चिम बंगाल में नहीं कर पाएगी, उड़ीसा में नहीं कर पाएगी,
यूपी में नहीं कर पाएगी। तो बीजेपी को जो सवर्ण तुष्टीकरण है उससे निकलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने आप को ओबीसी प्रोजेक्ट किया था। 2019 का चुनाव उन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ा और सर्जिकल स्ट्राइक, इस तरह के तमाम मुद्दे थे। अब ये दोनों मुद्दे जो हैं वो फिर से चलने वाले नहीं है। राम मंदिर का उद्घाटन भी हो सकता है, ये भी एक खेल हो, लेकिन धर्म की राजनीति अब बहुत चलने वाली नहीं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत ज्यादा है, नौकरियां नहीं मिल रही लोगों की। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से सोशल मीडिया आया है और ओबीसी, शेड्यूल कास्ट के लोग और ओबीसी के लोग जिस तरह से एकजुट हुए हैं, मुसलमानों पर जिस तरह से उनके प्रति सिंपैथी हुई है, तो ये जो सवर्ण तुष्टीकरण है, जिस तरह से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन दिया गया और सरकारी एक तो नौकरियां खत्म की गई और नौकरियों के अलावा भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर जिस तरह से ओबीसी का हिस्सा काटा जा रहा है, तो जिस तेजी से सोशल मीडिया की वजह से सवर्ण तुष्टीकरण बीजेपी को ले डूब सकता है। अगर बीजेपी ओबीसीकरण कर सके अपनी पार्टी का, ओबीसी के और लोगों को मौका दे, ओबीसी के सीएम बनाए, ओबीसी के और मंत्री बनाए, तो कोई संभावना बनती है। क्योंकि सवर्ण तुष्टीकरण से आप चुनाव तो नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि इस देश में ओबीसी के पास 60% वोट शेयर है। इस देश की कुल आबादी का लगभग 60% ओबीसी है। महाराष्ट्र में कई ओबीसी नेताओं को भले बीजेपी ने जगह दी हो, महाराष्ट्र सरकार में बना है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, देश भर में जिस तरह से सवर्णों का तुष्टीकरण हो रहा है, नौकरियों में भेदभाव हो रहा है, ओबीसी के लोगों के साथ जिस तरह से भेदभाव हो रहा है, आप एक तरफ धर्म की राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ आप हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं, दूसरी तरफ सवर्ण समाज का जिस तरह से आप तुष्टीकरण कर रहे हैं, उनको बड़े पद दिए जा रहे हैं, तमाम कॉन्ट्रैक्ट हो, और जिस तरह से एससी एसटी ओबीसी के खासकर जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, जो जिस तरह से उन लोगों को परेशानी हो रही है, जिस तरह से उनको जाति की वजह से परेशान किया जा रहा है, वो सारी खबरें छन छन के आ रही है। चाहे वो पत्रकार हो, तमाम ओबीसी के पत्रकारों को जिस तरह से नौकरी से निकाला गया है, वो सोचिए किस तरह से नवीन कुमार हो या निशा यादव हो जो न्यूज नशा चलाती हैं, और तमाम जो ओबीसी के लोग हैं उनको न्यूज चैनल से निकाला गया है। ओबीसी के लोग जो नौकरियों में है, तुष्टीकरण जिस तरह से सवर, जैसे कांग्रेस पर आरोप लगता था कि मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं, उसी तरह के आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं सवर्णों का तुष्टीकरण। और ये भरोसा बीजेपी अगर नहीं जीत पाती है ओबीसी का, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी 2024 में। और नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव, ये बड़े नेता हैं ओबीसी के, जो स्टालिन हैं, जो बीजेपी से नाराज हैं। वहीं आपको बता दें कि 2-3 सवर्ण नेता भी उनके साथ नहीं है, मराठा उनसे नाराज हैं, जाट उनसे नाराज हैं, और आपको बता दें कि ट्राइबल हेमंत सोरेन इस पाले में है। तो ये सारा जो फैक्टर बन रहा है वो दिख रहा है कि सवर्ण तुष्टीकरण की वजह से बीजेपी फंसती जा रही है। और अगर उसने ओबीसी का भरोसा, अब जो 9 महीने बचे, 8 महीने, उसमें नहीं जीता और ओबीसी को परेशान किया गया, उनकी नौकरियों में कटौती की गई, उनके रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ हुआ, उनके लोगों को परेशान किया गया, चाहे वो पत्रकार हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, शेड्यूल कास्ट ओबीसी को या ट्राइबल को, तो दोनों तीनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। आप ट्राइबल, ओबीसी, एससी को परेशान भी करें, सवर्णों का तुष्टीकरण भी करें, और अब चाहे कि हिंदू एकजुटता ही बनी रहेगी, तो ये बड़ा मुश्किल सवाल है। कांग्रेस ओबीसी के मामले पर फेल हुई थी 2014 में, ओबीसी के मंत्रियों को बाहर कर दिया गया था, ओबीसी के नेता बाहर थे और उसको हटना पड़ा, और बीजेपी ओबीसी प्रधानमंत्री के नाम पर आई थी। 10 साल में जिस तरह से सवर्ण समाज का तुष्टीकरण हुआ है, सारे मौके सवर्णों के लिए खोल दिए गए हैं, उससे ओबीसी में नाराजगी है, एससी एसटी एकजुट हो रहा है, और एससी एसटी ओबीसी और मुसलमानों की एकजुटता बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। और इसी आधार पर लालू यादव का आत्मविश्वास जो है वो ऊंचा है, और वो कह रहे हैं कि 2024 में 300 सीटें जो हैं वो गठबंधन को आएगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।